हे गाइस व्हाट्सअप, क्या हाल चाल। वेलकम ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। सबसे पहले सब्सक्राइब करना ना भूलिए अगर आपको टैक्स अपडेट्स रेगुलरली बेसिस पे चाहिए तो। इस वीडियो में मैं आपके साथ रिवीजन टेस्ट पेपर के बारे में बात करने जा रहा हूँ। रिवीजन टेस्ट पेपर ऑफ नवंबर 2020 रिलीज्ड बाय इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। सबसे पहले हम लोग आईडीटी डिस्कस करेंगे। आईडीटी के बाद हम लोग डीटी डिस्कस करेंगे। फटाफट मैं आपको सवाल दिखाऊंगा, उसके बाद मैं उसका जवाब आपके साथ डिस्कस करूंगा, ताकि अगर एमसीक्यू में अगर आपको प्रॉब्लम आए तो आप बिल्कुल ये वीडियो को रेफर कर सकते हो फॉर योर एग्जामिनेशन। नीडलेस टू मेंशन दैट आरटीपी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन, स्पेशली दिस टर्म, बिकॉज न्यू सेट ऑफ क्वेश्चंस वर देयर इन दिस काइंड ऑफ इन दिस आरटीपी एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चंस तो लगभग सिमिलर तरह के थे, लेकिन जो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस रहते हैं जनरली स्टूडेंट्स को उसमें डाउट आ सकता है, बिकॉज उसमें रीजनिंग नहीं लिखा रहता, खाली आंसर लिखा हुआ रहता है। दैट इज व्हाई इन दिस वीडियो आई एम मेकिंग एक्सक्लूसिवली फॉर सीए स्टूडेंट्स, उनका आरटीपी डिस्कस करने जा रहा हूं। आप प्लीज पूरा वीडियो देखिएगा, उसके बाद हम लोग डीटी भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, PTL Limited is a retail store of merchandise located in 25 states and or union territories in the country. एक रिटेल स्टोर है जो 25 स्टेट्स में है। फॉर द पर्पस ऑफ क्लियरेंस ऑफ स्टॉक ऑफ मर्चेंडाइज एंड टू अट्रैक्ट कंज्यूमर्स, पीटीएल प्राइवेट लिमिटेड लॉन्च स्कीम ऑफ बाई वन गेट वन ऑफर, मतलब बाई वन गेट वन फ्री। मतलब ये पक्का एक सीबीआईसी सर्कुलर है। इसके ऊपर अगर आपको याद होगा, ये सर्कुलर से ये सवाल आ गया। देखिए, फॉर द सेम टाइप ऑफ मर्चेंडाइज, मतलब बाई वन शर्ट तो गेट वन शर्ट फ्री, बाई वन पैंट तो गेट वन पैंट फ्री। एग्जाम्पल भी दे दिया। फॉर इंस्टेंस, वन शर्ट टू बी गिवन फ्री विद परचेज ऑफ वन शर्ट। फॉर सेविंग कॉस्ट, पीटीएल डायरेक्टली परचेज मर्चेंडाइज फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर्स। ठीक है। In the month of May, in order to save employee cost, PTL Private Limited purchased a tempo traveler worth rupees 12 lakhs with seating capacity of 25 persons for transportation of their employees. Further, for ensuring the well-being of its employees employed in the same month, the premium of voluntary obtained the health insurance cover. देखिए इंपॉर्टेंट है वर्ड वॉलेंट्री, याद है, क्योंकि इसमें टेम्पो ट्रैवलर बोल रहे हैं तो पक्का आईटीसी का सवाल होगा ये। ठीक है। ये सडनली देखिए, इसका सवाल बाई वन गेट वन में था, अभी सडनली किस में आ गया, टेम्पो में आ गया। ठीक है। तो दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर जनरली आस्क्ड इन एमसीक्यू टाइप, वेयर दे विल गिव यू वन सिंगल केस स्टडी। उस केस स्टडी में आपको बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स दे देंगे, अलग अलग स्टोरी लाइनअप के साथ सेट करेंगे अलग अलग टॉपिक्स, एंड यू हैव टू आंसर। एक्चुअली देखा जाए तो ये एक स्टोरी है, बट देखा जाए तो ये 5 सवाल है एक साथ आपको दिया, राइट। तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है, इंडिपेंडेंटली स्टोरी सॉल्व कर भी सकते हैं और एक साथ भी स्टोरी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ये स्टोरी नंबर 1 था, ये स्टोरी नंबर 2 है, ऐसे अलग अलग भी आप स्टोरी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। Further, for ensuring the well-being of its employees, PTL Private Limited voluntarily obtained a health insurance cover for 2 lakhs of each employee in the same month. The premium of 1500 per employee has been paid by the company for 100 employees. मतलब यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम भी दिया है और टेम्पो ट्रैवलर का विद सीटिंग कैपेसिटी ऑफ 25% भी खरीदा है। Next, in the month of July, Mr. Raghav, a customer of the company, filed a lawsuit in the court against the company for not supplying goods of the value of 1 lakh. यानी एक सूट फाइल हुआ है, राघव ने, एक कस्टमर है जो कंपनी के अगेंस्ट में फाइल किया। पीटीएल एंगेज राम एन एडवोकेट टू रिप्रेजेंट इट इन द कोर्ट फॉर एन एग्रीड कंसिडरेशन ऑफ 25,000। मतलब पीटीएल ने राम का सर्विसेज लिया। राम कौन है? एक एडवोकेट है। तो एडवोकेट का सर्विसेज अगर कंपनी लेता है तो अगर हम लोग को याद है इस पे रिवर्स चार्ज लगता है, तो रिवर्स चार्ज पे ये चला जाएगा। एज पर द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, राम इशूड इनवॉइस ऑन 5 जुलाई, हाउएवर कंसिडरेशन वाज नॉट पेड टिल 5 फेब नेक्स्ट ईयर, आई मीन 5 टिल फेब नेक्स्ट ईयर। देखते हैं क्या सवाल पूछ रहा है। जीएसटी का रेट आपको बोला है, देखिए नॉर्मली 99 है, लेकिन टेम्पो ट्रैवलर के लिए रेट कितना है? 14% एंड 14%। दिस इज द रेट्स ऑफ द जीएसटी। फटाफट आते हैं। इन रिलेशन टू द अबव आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब आते हैं एमसीक्यू में। विथ रिस्पेक्ट टू बाई वन गेट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। याद रखिएगा जब भी इस तरह का सवाल आएगा ना कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, तो आपको सारे ऑप्शंस पढ़ने हैं, बिकॉज कोई भी ऑप्शंस किसी भी एक्सटेंट तक जा सकता है, जिसके बेसिस पे यू विल बी फीलिंग वेरी प्रॉब्लमेटिक इन अ सिचुएशन कि अगर आप सारा आंसर्स, सारे ऑप्शंस नहीं पढ़े। काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं सारे ऑप्शंस नहीं पढ़ते हैं, सीधा एक ऑप्शन में जंप करते हैं एंड देन दे क्लोज इट। ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। एक एक ऑप्शन को चूज करिएगा, एक एक ऑप्शन को पढ़िएगा एंड देन नलिफाई, इसमें और उसमें वो निकालिए कि ये तो नहीं हो सकता, ऑड वन आउट को निकालिए। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज सप्लाई एट ऑल सिंस नो कंसिडरेशन इज इन्वॉल्व्ड इन वन ऑफ द आइटम्स। ये बिल्कुल नहीं है, आपको तो ट्रू पूछा है, ये नहीं है, ये सही नहीं है। ये सप्लाई ऑफ आइटम फॉर विच कंसिडरेशन इज चार्ज्ड इज अ सप्लाई अंडर सेक्शन 7, while supply of the other item free of cost is not a supply। सर ये तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट तो कुछ है ही नहीं इस केस में। वन आइटम दिया, उसके साथ एक और फ्री दे रहा है, तो वो फ्री एक्चुअल में फ्री नहीं है। दैट द फ्री item which is supplied for free, the price for it is included in the main price.
ठीक है, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। These are two individual supplies where a single price is charged for the entire supply। ठीक है, यह अभी तक तो सही है, लेकिन सिंस द सिंगल प्राइसेस आर द सेम विल बी टैक्स्ड एज अ मिक्स सप्लाई। अब ये गड़बड़ हो गया, क्योंकि सिंगल प्राइस है इस वजह से वो मिक्स सप्लाई है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अगर सिंगल प्राइस है तो ये मिक्स सप्लाई होगा, जरूरी नहीं है ये मिक्स सप्लाई होगा। फोर्थ देखते हैं, These are two individual supplies where a single price is charged for the entire supply। ठीक है, ये तो उतना ही है, लेकिन the taxability will depend as to whether the supplies are composite। ये सही है सर। ठीक है, इस तरीके से आपको जवाब देना है कि उसकी जो नेचर ऑफ द सप्लाई होगी, क्या वो प्रिंसिपली बंडल्ड है कि नहीं है, वो देखना पड़ेगा। टू टेस्ट दैट यू नीड टू गो थ्रू कॉम्पोजिट सप्लाई, एंड इफ इट इज अ कॉम्पोजिट सप्लाई इट इज अ कॉम्पोजिट सप्लाई। हाँ, अगर वो कॉम्पोजिट सप्लाई में नहीं है तो वो मिक्स सप्लाई में आ सकता है। डिपेंडिंग ऑन केस टू केस आपको इसका आंसर देना पड़ेगा। Am I clear on this? Yes sir। Next, eligible input tax credit for the month of May on the purchase of tempo traveler। देखिए, आपको क्रेडिट पूछ रहा है कि मई में क्रेडिट कितना मिलेगा टेम्पो ट्रैवलर के लिए और हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए। गाइस, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम ब्लॉक क्रेडिट होता है, सेक्शन 17(5) में इसका क्रेडिट नहीं मिलता। बट टेम्पो ट्रैवलर बीइंग अ मोटर व्हीकल, कुछ याद आ रहा है टेम्पो ट्रैवलर? यस सर, याद आ रहा है। टेम्पो ट्रैवलर की सीटिंग कैपेसिटी देखिए 25 है, 25 कैपेसिटी है, वहां पे अपने देखे थे 13 से ज्यादा होते क्रेडिट मिल जाएगा, तो टेम्पो ट्रैवलर का क्रेडिट मिल जाएगा। लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस क्योंकि वॉलंटरी लिया है, नॉट ऑब्लिगेटेड बाय टू द एम्प्लॉयर बाय एनी लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स, इन दैट केस ये बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं होगा फॉर आईटीसी। तो सेकेंड वाला तो एलिजिबल नहीं होगा, फर्स्ट वाला एलिजिबल हो जाएगा। तो टेम्पो ट्रैवलर देखिए, टेम्पो ट्रैवलर का क्या कॉस्ट आ रहा था, एक बार चेक करो। टेम्पो ट्रैवलर का जो कॉस्ट आ रहा था वो था 12 लाख रुपीस। तो 12 लाख का अगर मैं 14% निकालूं तो आई विल बी गेटिंग 1,68,000। तो 1,68,000 CGST, 1,68,000 SGST। ठीक है, ओके। एंड हेल्थ इंश्योरेंस में 0, तो मेरे को करेक्ट आंसर लग रहा है बी, क्योंकि इसमें CGST 1,68,000 168 एंड SGST 1,68,000, CGST nil SGST nil फॉर बोथ द ट्रांजैक्शंस। पॉइंट नंबर 3 आते हैं, Which of the following statement is true? Again ये true false पूछ रहा है भाई। In respect of the services of advocate services availed by the company। देखिए ये RCM है, रिवर्स चार्ज है, और रिवर्स चार्ज में रेट्स ऑफ टैक्स आपको इसमें क्या बोला है बताइए? 99% बोला है, और 25,000 की फीस है। कितनी फीस है? 25,000। तो 25,000 पे आपका 9% हो गया 2250। तो CGST 2250, SGST 2250। अब आपसे पूछा क्या ये देखिए, CGST 2250, SGST 2250 एंड एडवोकेट सर्विसेज आर पेबल बाय PTL प्राइवेट लिमिटेड। ये तो बिल्कुल सही है। रिवर्स चार्ज लग रहा है तो कंपनी पे करेगा। ITC अवेल्ड इज टू बी एडेड टू आउटपुट टैक्स लायबिलिटी विद इंटरेस्ट एज कंसिडरेशन अलॉन्ग विद टैक्स इज नॉट पेड इफ नॉट पेड विद इन 180 डेज। सर ये गलत हो गया, क्योंकि हमने पढ़ा था ये, अगर आपको याद होगा, प्रोवाइजो टू सेक्शन 16(2) हम लोग ने पढ़ा था, जहां पे आपको पढ़ाया गया था कंडीशंस कि 180 डेज का कंडीशन एप्लीकेबल होता है, कब नहीं भी होता है। सप्लायर ने जब इनवॉइस रेज किया 180 डेज के अंदर अगर आपने पे नहीं किया तो यू हैव टू रिवर्स योर इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो इन दैट केस प्रोवाइजो टू सेक्शन 16(2) के हिसाब से यू नीड टू रिमेंबर दिस पॉइंट गाइज, यू नीड टू रिमेंबर दिस पॉइंट। प्रोवाइजो टू सेक्शन 16(2) के हिसाब से कि क्रेडिट आपको, आई रिपीट, जो रिवर्स चार्ज में आप टैक्स पे कर रहे हैं उस केस में 180 डेज का कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होता। तो सर 180 डेज वाला कंडीशन इसमें तो एप्लीकेबल होगा नहीं, तो ये बिल्कुल गलत है, बिकॉज रिवर्स चार्ज सप्लाईज में पेमेंट कंडीशन इज नॉट रिक्वायर्ड। देन बोलता है CGST SGST 2250 एडवोकेट आर पेबल बाय मिस्टर राम। ये तो बिल्कुल भी नहीं है। CGST SGST ऑन एडवोकेट पेबल बाय PTL, यस। द कंडीशन ऑफ पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन अलॉन्ग विद टैक्स विद इन 180 डेज डज नॉट अप्लाई। दिस इज द करेक्ट आंसर। ये बिल्कुल सही जवाब है, पॉइंट पार्ट नंबर C। एक बार पार्ट डी भी देख लो, CGST SGST ऑन एडवोकेट पेबल बाय मिस्टर राम, ये तो बिल्कुल रॉन्ग है। तो सही आंसर क्या है? C। समझ गए आप 180 डेज वाला कंडीशन। सो दिस इज हाउ वी हैव सक्सेसफुली सॉल्व द फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए है ये अलग अलग सवाल, ही तीनों के बीच में कोई लिंकेज नहीं था, बट दे हैव आस्क्ड यू वन केस स्टडी। नेक्स्ट आते हैं पॉइंट क्वेश्चन नंबर 2। मिस्टर कुमार स्टार्टेड इंटीरियर डिजाइनिंग प्रैक्टिस फ्रॉम द मंथ ऑफ जनवरी। हिज टर्नओवर अप टू द मंथ ऑफ मार्च वाज 12,50,000। ऑन 30th जून हिज टर्नओवर एक्सीडेड, मतलब इस डेट को उसकी लायबिलिटी आ गई। 30th जून को उसकी लायबिलिटी आ गई।
एंड इट्स रीच टू 20,05,000 और ये 20 लाख एक्सीड कर गया 30 जून को, मतलब लायबिलिटी टू रजिस्टर आ गई 30 जून को। मिस्टर कुमार ने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया ऑन 15 जुलाई। मिस्टर कुमार ने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया 15 जुलाई को, मतलब देखिए 30 जून से 15 दिन के अंदर अंदर, ध्यान दीजिएगा 30 जून है, 15 जुलाई को इसने क्या कर दिया, अप्लाई कर दिया, और रजिस्ट्रेशन उसे मिल भी गया 25 जुलाई को। बहुत ध्यान से, डेट ऑफ लायबिलिटी था 30 जून, 15 जुलाई को डेट ऑफ एप्लीकेशन था, और डेट ऑफ ग्रांट हो गया मेरे को 25 जुलाई को। इज इट क्लियर? कुछ याद आ रहा है इंपॉर्टेंस ऑफ 30 डेज? यस सर, उसी के ऊपर पूरा क्वेश्चन बेस्ड है। नेक्स्ट देखिए, और भी बहुत सारा, देखिए इस तरह के सवाल में ना मैं हमेशा आप लोग को रिकमेंड करूंगा गाइस, व्हेनेवर यू डू ऑल दीज काइंड ऑफ स्टेप्स ना, कि एक सब्सटैंशियल पैरा करने के बाद एक बार क्वेश्चन जाके देखो। आपको देखना पक्का उसमें कुछ ना कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो फैक्ट आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। जैसे मैंने इसमें फर्स्ट पैरा पढ़ा, मुझे फर्स्ट पैरा में ही समझ में आ गया काफी सारे क्वेश्चंस इससे पूछे जा सकते हैं, तो मैं नीचे एक बार सवाल जाके पढ़ा, मैंने देखा अच्छा पार्ट 1 में देखिए क्या पूछा आपसे, इफेक्टिव डेट। अब कोई जरूरी नहीं है कि सेकंड थर्ड आपको पूरा पढ़ के जवाब देना, यू कैन आंसर दैट टाइम ऑल्सो। तो इस केस में इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या हम नहीं बता सकता, 30 डेज के अंदर अगर अप्लाई कर दिया है तो वी नो डेट ऑफ लायबिलिटी, एंड डेट ऑफ लायबिलिटी इज व्हाट, 30th जून, बिकॉज दैट इज द डेट व्हेन हिज लिमिट क्रॉस 20 लाख, सो ही इज लायबल टू बी रजिस्टर्ड ऑन 30th जून। तो 30th जून विल बी द करेक्ट आंसर इन माई केस, दैट इज द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। अब आपको पूछा अगेन, देखिए श्याम कैन इशू अ रिवाइज टैक्स इनवॉइस। देखिए कुछ याद होगा आपको कि फॉर द सप्लाईज मेड ड्यूरिंग द लैग पीरियड, दैट इज फ्रॉम द डेट ऑफ लायबिलिटी टिल द डेट ऑफ ग्रांट, उस पीरियड के बीच में आपने जो इनवॉइसेस इशू किया है वो सब आपको रिवाइज करना है फॉर द करेक्ट फाइनल जीएसटी सर्टिफिकेट नंबर, एंड यू हैव टू इशू द रिवाइज टैक्स इनवॉइस विद इन 1 month फ्रॉम द डेट ऑफ ग्रांट। तो यहाँ पे देखिए ग्रांट कब हुआ था बताइए, ग्रांट हुआ था 25 जुलाई को, तो 25 जुलाई को जब ग्रांट हुआ ना तो 25 अगस्त तक, आई रिपीट 25 अगस्त तक उसको क्या मिल जाएगा, सर्टिफिकेट मिल जाएगा। 25 अगस्त तक उसको क्या मिल जाए, रिवाइज टैक्स इनवॉइस का टाइम लिमिट है टू इशू द इनवॉइसेस। सो मिस्टर श्याम कैन इशू रिवाइज टैक्स इनवॉइसेस टिल 25 अगस्त। इज इट क्लियर? तो 25 जुलाई है तो 25 अगस्त तक वो रेज कर सकता है। अब ये देखिए सडनली आ गया है टैक्स क्रेडिट के बारे में पूछने, वो हमें पता नहीं है, तो चलिए उसके बाद आपको नेक्स्ट पैरा में जाना पड़ेगा। 16 जुलाई को ही एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिजाइनिंग द फ्लैट ऑफ श्याम। जुलाई 16 को उसको श्याम से कॉन्ट्रैक्ट मिला, सर्विस कंप्लीट हो गया 22 जुलाई को, एंड कुमार इशूड इनवॉइस ऑन द सेम डे फॉर ₹6 लाख, 6 लाख का बिलिंग कर दिया वो। 5 जुलाई को क्या हुआ, देखिए 5 जुलाई जीएसटी ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो गया, क्रेडिट लेने के लिए एलिजिबल है। 5 जुलाई को कुमार ने कैपिटल गुड खरीदा अमाउंटिंग टू 4.5 लाख रुपया, कैपिटल गुड खरीदा है 5 जुलाई को। एंड फ्रॉम 25 जुलाई टू 31 जुलाई, ये भी जुलाई में ही इसने सर्विस अवेल किया है अमाउंटिंग टू 1,75,000 फॉर पर्पस ऑफ कंप्लीटिंग द सर्विस। यानी कैपिटल गुड्स हुआ 4.5 लाख का, इनपुट सर्विस हुआ 1,75,000 का। नेक्स्ट 1 अगस्त, अब बात किसकी कर रही है, 1 अगस्त की, ठीक है। एक बार ध्यान से देखना, ये क्या पूछा आपसे, एलिजिबल क्रेडिट फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। देखिए दिस इज द स्मार्टनेस, अब इसमें टैक्स का कोई रोल नहीं है, दिस इज हाउ वेल यू कैन रीड द क्वेश्चन एंड यू कैन जस्ट स्मेल द क्वेश्चन करेक्टली एंड अकॉर्डिंगली धीरे 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 करके क्वेश्चन का आंसर देते रहिए, वरना एक बार में इतना सारा फैक्ट्स याद नहीं रहता है। एक बार क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा फर्स्ट, उसके बाद फिर से जब फैक्ट पढ़ेंगे ना तो जस्ट सी द रेलिवेंट क्वेश्चन, और उसके बाद जब क्वेश्चन आ रहे तो आप मतलब इसमें बैक ट्रैक भी कर सकते हो कि क्रेडिट है तो आईटीसी जुलाई है, तो देखो जुलाई महीना में का खोजिए, जुलाई महीना में कहाँ पे क्रेडिट का बात किया, यहाँ किया है, नीचे तो 1 अगस्त है तो वो जुलाई में डेफिनेटली नहीं आएगा। नेक्स्ट, तो फर्स्ट देखिए इसमें बोला है जीएसटी रेट्स आपको 9% लेना है, ओके 9% ले लिया आप, तो बताइए क्रेडिट कितना होगा, 4,50,000 प्लस 1,75,000, ये एक्सक्लूडिंग टैक्सेस है, तो 4,50,000 में मैंने 1,75,000 ऐड कर दिया तो टोटल मुझे कितना मिला, 6,25,000। 4,50,000 में मैंने 1,75,000 ऐड कर दिया तो टोटल मुझे 6,25,000 मिला, उसके ऊपर मैंने 9% सीजीएसटी और मेरे को 9% एसजीएसटी लगाना है, तो 6,25,000 को 9% से मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे मिलता है 56,250 और एसजीएसटी भी 56,250, तो 56,250 और 56,250। आप समझ गए, टोटल कैलकुलेट किया और टोटल पे 9% कर दिया, आप इंडिविजुअली भी करोगे तो आंसर वही आएगा। ओके सर, अब आते हैं नेक्स्ट,
अब आते हैं नेक्स्ट। 1 अगस्त को कुमार को दूसरा कॉन्ट्रैक्ट मिला फॉर इंटीरियर डिजाइनिंग फ्रॉम मिस्टर राम, विच ही एक्सेप्टेड ऑन 2 अगस्त, जो वो एक्सेप्ट किया 2 को, एंड कंप्लीट कर लिया सर्विस 6 तारीख को, एंड द इनवॉइस वाज इशूड ऑन 7 तारीख। बहुत फटाफट काम हुआ। देखिए 1 को कॉन्ट्रैक्ट मिला, 2 को एक्सेप्ट किया, 6 को इनवॉइस रेज किया और 6 को सर्विस कंप्लीट किया, 7 को इनवॉइस रेज किया। पेमेंट वाज रिसीव्ड ऑन 29 अगस्त। पूछा गया, देखिए यू आर रिक्वायर्ड टू टेल द टाइम ऑफ सप्लाई। अब बताइए कि आप टाइम ऑफ सप्लाई प्रोवाइडेड बाय कुमार टू राम, ध्यान से राम को दिया ना वो, देखिए ऊपर एक श्याम था और यहां पे एक राम है, तो राम वाला आपको बताना है, अगस्त वाला बताना है। तो मुझे बताइए क्या इनवॉइस 30 डेज के अंदर इशू हो गया? पहले तो आपको ये चेक करना पड़ेगा वेदर इनवॉइस इज इशूड विद इन 30 डेज। इफ इनवॉइस इज इशूड विद इन 30 डेज देन इट इज गुड, वेरी नाइस। अगर इनवॉइस 30 डेज के अंदर इशू हो गया है तो फिर आपको इनवॉइस डेट और पेमेंट डेट चेक करना है, विच एवर इज अर्लियर। तो सर यहाँ पे तो इनवॉइस मेरा इशू हो गया था टाइमली, तो अगर मेरा इनवॉइस टाइमली इशू हो गया है तो मुझे क्या बोलते हैं इनवॉइस डेट देखना है और मुझे पेमेंट देखना है। तो 7th और 29th विच एवर इज अर्लियर, ऑब्वियसली 7th, तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? 7th करना पड़ेगा। तो करेक्ट आंसर फॉर द टाइम ऑफ सप्लाई सर्विस प्रोवाइडेड बाय मिस्टर कुमार, क्योंकि पेमेंट तो बाद में मिला ना, पेमेंट अगर पहले मिल जाता तो जीएसटी की लायबिलिटी भी पहले आ जाती, पर पेमेंट बाद में मिला बिकॉज एडवांसेस पे जीएसटी लगता है व्हेन इट कम्स टू सर्विसेज, इट इज नॉट एप्लीकेबल व्हेन इट कम्स टू गुड्स। लास्ट पार्ट है, इफ इंस्टेड फॉर ऑप्टिंग द रेगुलर स्कीम मिस्टर कुमार ऑप्ट्स टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 10(2)(a, ध्यान से अगर 10(2)(a में उसको ऑप्ट करना है, यानी याद है कुछ 6% वाला रेट ही वांट्स टू ऑप्ट फॉर पेइंग टैक्स फॉर द फर्स्ट 50 lakhs ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज मेड आफ्टर 1st April, ही में सब्जेक्ट टू कंडीशंस ही में डू इट। नाउ इसमें आपको बोल दिया अगर वो ऑप्ट कर रहा है Mr. Kumar wants to pay the tax and this, तो tax liability for the month of July, you have to be very careful with months। जुलाई महीने की टैक्स लाइबिलिटी बोला है, जुलाई महीने की क्या टैक्स लाइबिलिटी होगी? तो सर सबसे पहले बताइए सर 30 जून को तो वो ले लिया ना रजिस्ट्रेशन, 30 जून को लायबल हो गया, अब जुलाई में वो कितना बिलिंग किया ये चेक करना पड़ेगा। ध्यान से देखिए 30 जून को टर्नओवर एक्सीड हुआ है 20 लाख, इज इट क्लियर? तो 30 जून को जो 20 लाख एक्सीड हुआ है यानी 20 लाख पे तो जीएसटी नहीं लगेगा ना, ये तो आपको ऑलरेडी पता है कॉम्पोजिशन की में फ्रॉम 1st April till the date you are liable for registration which is 30th June, so that turnover will not be included for calculating tax because that is actually threshold limit for exemption। 20 lakhs आपको बिल्कुल भी उस पर टैक्स नहीं देना, उसके बाद जो आप सप्लाई कर रहे हो टिल टोटलिटी में 50 lakhs, मतलब उस 20 + 30, तो वो 30 lakhs जो है उस पे आपको एक्चुअली में टैक्स देना है। बट जुलाई में देखिए आप, जुलाई में तो इसने कितना का बिलिंग किया है? 6 lakhs का बिलिंग किया है। 1 अगस्त जो बाकी बिलिंग किया तो अगस्त में किया है, तो आपको अल्टीमेटली क्या करना पड़ता है? 6 lakhs का 6%, 6 lakhs का 6% विच इज 36,000, और 36,000 को CGST SGST में डिवाइड कर दीजिए जो आपको क्या दे देगा? 18,000 और 18,000। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। तो करेक्ट ऑप्शन टू पे टैक्स विल बी 18,000 and 18,000 अंडर सेक्शन 10(2)(a। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मे Z Limited sold goods to Y for 2,55,000 and charged GST at the rate 18%। ठीक है, 2,55,000 में सेलिंग किया और जीएसटी चार्ज किया, लेकिन डिफेक्ट के कारण वाई ने कुछ गुड्स रिटर्न कर दिया 40,000 का डेबिट नोट इशू करके। देखिए वाई रिटर्न किया है, मतलब जब मैंने बेचा तो मेरे बायर ने मुझे रिटर्न किया, तो वो तो मुझे डेबिट नोट ही रेज करेगा, मैं उसे क्रेडिट नोट रेज करूंगा because I am getting my goods returned, so I am reducing my liability, he is reducing his liability, I am reducing my debtors। तो जब मैं अपना डेटर्स रिड्यूस करूंगा तो मैं अपना डेटर्स को क्या करूंगा? क्रेडिट, तो मैं उसको क्या इशू करूंगा? क्रेडिट note where the tax liability will be reduced and where the value supply will also be reduced। So in this case Y Limited returned the goods by issuing a debit note of 40,000 in the same month। Z Limited records the return of goods by issuing a credit note of 40,000 plus GST, मतलब Z ने 40,000 का क्रेडिट नोट इशू कर दिया सेम मंथ में ही। अब आपको बोलना फाइनली Z का लायबिलिटी क्या? अरे भाई साहब घूम फिर के एक ही चीज पूछ रहे कि नेट लायबिलिटी क्या? अरे आपको पता है 2,55,000 का मैंने बेचा, फिर मुझे 40,000 रिटर्न आ गया, तो नेट वैल्यू कितना हुआ बताइए? 2,55,000 आई हैव सप्लाइड एंड आई हैव रिटर्न हाउ मच? 40,000। सो 40,000 है तो मेरे को 40,000 कम करना पड़ेगा। नेट वैल्यू मेरा कितना है? GST 18%, सो करेक्ट आंसर इज 38,700।
आई होप यू अंडरस्टूड। 2,55,000 को अगर आप 18 से मल्टीप्लाई करिए माइनस 40,000 को 18 से मल्टीप्लाई करिए, यू विल गेट द सेम आंसर, you will get the same answer 38,700. so this is how you will calculate your exam sums का answers. ठीक है, so ये था अपना क्वेश्चन नंबर। तो चलिए गाइज अब फोर्थ क्वेश्चन में आते हैं। CNC कंपनी अ रजिस्टर्ड सप्लायर इन दिल्ली ऑप्टेड फॉर कॉम्पोजिशन लेवी अंडर सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 2। याद रखिएगा ये 10(2)(a) नहीं बोला है, ये 1 and 2 बोला है। 1 and 2 अपने को पता है, अगर ट्रेडर्स है या अदर सप्लायर्स है तो 0.5C 0.5S, रेस्टोरेंट सर्विसेज है या केटरिंग सर्विसेज है तो 5% 2.5C 2.5S, और मैन्युफैक्चरर्स है अदर देन प्रिस्क्राइब गुड्स तो भी 0.5 CGST 0.5 SGST। यानी रजिस्टर्ड सप्लायर दिल्ली का है, कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट किया है अंडर सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 10 ऑफ CGST एक्ट। इट सोल्ड गुड्स इन द 4th क्वार्टर। चौथे क्वार्टर में वो जाके गुड्स बेच रहा है 15 लाख रुपए का। एप्लीकेबल जीएसटी रेट है उस गुड्स का 12%। चौथे क्वार्टर में वो गुड्स बेच रहा है और एप्लीकेबल जीएसटी रेट है 12%। ठीक है, मुझे बताइए क्या आपको इस 12% से मतलब है? बिल्कुल भी नहीं है सर, क्योंकि ये कॉम्पोजिशन लेवी ऑप्ट किया। बिल्कुल भी मुझे 12% से मतलब नहीं है। CN कंपनी परचेज किया है, देखिए अननेसेसरी इंफॉर्मेशन दे रहा है, थोड़ा सा माथा लगाइए। सर ये सप्लायर है, कॉम्पोजिशन में ऑप्ट किया, तो परचेज का तो मुझे चेक ही नहीं करना, क्योंकि परचेज तो ITC के लिए, टैक्स का क्रेडिट तो कॉम्पोजिट डीलर को मिलता नहीं, हम लोग सेक्शन 10 में पढ़ चुके हैं। सो इन दिस केस आप पढ़ लो, लेकिन ये अल्टीमेटली इंफॉर्मेशन रेलिवेंट नहीं है इस सम के लिए। एक बार पढ़ लेते हैं, हो सकता है कोई रेलिवेंट इंफॉर्मेशन भी निकल जाए। तो CN कंपनी परचेज गुड्स फ्रॉम रमेशन कंपनी, जो कि रजिस्टर्ड है फॉर 9,55,000 ऑन विच रमेश हैड चार्ज GST। कुछ भी मतलब नहीं है मेरे को। CN कंपनी ऑल्सो परचेज फ्रॉम EN कंपनी, एक दूसरा सप्लायर से खरीदा है, रजिस्टर्ड इन हरियाणा, वो भी हमको मतलब नहीं है। अल्टीमेटली आपसे GST लायबिलिटी पूछा कौन से क्वार्टर का, 4th क्वार्टर का। याद रखना 10(1) एंड 10(2) है, तो सिंपल है ना, 0.5% निकाल लो बस, 0.5% CGST। तो 15 लाख का अगर मैं 0.5% निकाल लूँ तो मुझे मिल रहा है 7,500। तो आंसर इज CGST 7,500 एंड SGST 7,500। आई होप आपको गाइस समझ में आ रहा है। दीज आर वेरी वेरी सिंपल लेवल क्वेश्चंस। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 5। मिस्टर राजू अवेल सर्विसेज ऑफ राजा, चार्टर्ड अकाउंटेंट। राजू ने राजा का सर्विसेज लिया, तो ऑडिट का सर्विसेज लिया, फाइनेंशियल अकाउंट्स का, टैक्स ऑडिट एंड एनुअल फाइलिंग का सर्विसेज लिया रघु ने, और इनकम टैक्स रिटर्न अपनी वाइफ का करवाया, जिसका फीस उसको देना पड़ा 5,000। ठीक है, ठीक है, तो ये सब खर्चा रघु का लगा, जो कि वो एक CA से सर्विस लिया था। इज इट क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। All the above amounts are exclude tax and GST rate is 18%. Accountant of Raghu had booked entire expense of 70,000 plus GST in the books of account. मतलब पूरा जो ये एक्सपेंस है पूरा 70,000 ये जो आ रहा है 70,000 वो बुक कर लिया था अकाउंटेंट अपने बुक्स में। इज इट क्लियर? ओके सर। नेक्स्ट 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 रघु इज एलिजिबल टू टेक ITC ऑफ। रघु कितना का इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकता है? सर बहुत ही इजी सवाल है सर। ऑडिट सर्विसेज का क्रेडिट बिल्कुल ले सकता है सर रघु, टैक्स ऑडिट का भी ले सकता है, बट इसका नहीं ले सकता क्योंकि ये रघु का वाइफ का है, रघु के लिए नहीं है। एंड इट इज हिज नॉट इन द कोर्स ऑफ हिज बिजनेस, इट इज हर वाइफ्स इनकम टैक्स रिटर्न, नॉट हिज इनकम टैक्स रिटर्न। सो ये सर्विसेज उसके लिए नहीं था। तो अल्टीमेटली जो खर्चा बुक करना था वो 65 ही करना था, 5,000 नहीं करना था। तो 65,000 के ऊपर ही क्रेडिट मिलेगा और आपको 65,000 का ही 18% निकाल के जवाब देना पड़ेगा। तो 65,000 का 18% कितना होता है? इट इज 11,700। तो करेक्ट आंसर इज B, 11,700 विल बी द इनपुट टैक्स क्रेडिट विच विल बी अवेलेबल टू मिस्टर रघु। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 6। TT प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड इन राजस्थान फर्निश द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द मंथ ऑफ जून। ठीक है, इंटरस्टेट सेल ऑफ गुड्स है 1,25,000 का टू JJ एंटरप्राइज रजिस्टर्ड इन हरियाणा। इंटरस्टेट सेल है मतलब इसमें IGST लगेगा। ठीक है, इंटरस्टेट परचेज है तो इसमें भी IGST का क्रेडिट मिलेगा। ठीक है, फिर इंट्रास्टेट परचेज है, इंट्रास्टेट है तो इसमें C+S का क्रेडिट मिलेगा। देखिए ऐसे मैंने लिख दिया। अल्टीमेटली आप देखो आपका लायबिलिटी क्या आने वाला है? IGST का। आप कौन सा क्रेडिट यूज करोगे? सबसे पहले ऑब्वियसली आप IGST यूज करोगे, फिर आपको क्या यूज करना पड़ेगा? C यूज करना पड़ेगा, फिर आप क्या यूज करोगे?
एस यूज करोगे। तो आपको ऑर्डर पता है ना, आईजीएसटी को पे करने के लिए फर्स्ट आईजीएसटी, देन सीजीएसटी, देन एसजीएसटी। द एप्लीकेबल जीएसटी रेट इज 18%। आपको जीएसटी कैश में बताना है बस। गाइज अगर कोई स्मार्ट स्टूडेंट होगा ना, वो ये चीज जो मैंने लिखा है इसी से समझ जाएगा कि सर नेट आंसर भी आईजीएसटी ही आने वाला है, बिकॉज अल्टीमेट लायबिलिटी जो कैश में देगा वो आईजीएसटी में देगा अगर आएगा तो यहां देखो आप, सेल किया है 1,25,000 में और खरीदा है एक 40 का और एक 65 का। क्योंकि रेट ऑफ टैक्स सेम है, आई कैन स्ट्रेट अवे अप्लाई द डायरेक्ट मेथड। जैसे डायरेक्ट मेथड क्या, 1,25,000 में से मैंने परचेज कितना किया 40, और मैंने और क्या परचेज किया 65। उसका भी क्रेडिट मिलने के लिए एलिजिबल है बोल के मैं माइनस कर रहा हूं, वरना नहीं करता। तो 65 और 40 कितना हुआ 1,05,000। तो 1,25,000 में से मैं 40 माइनस किया, माइनस 65 माइनस किया, तो सॉरी 1,25,000 में से मैं 40 माइनस किया और मैं 65 माइनस किया, सो आई एम गेटिंग 20,000। तो 20,000 का कहीं ना कहीं यहाँ पे वैल्यू एडिशन है। इज इट क्लियर? तो 20,000 को अगर मैं 18% से मल्टीप्लाई करूं तो अल्टीमेट कैश लायबिलिटी तो वही है ना, बिकॉज ये इसका टैक्स इंपैक्ट और इसका टैक्स इंपैक्ट आपस में भिड़ जाएगा, नलीफाई हो जाएगा। जो बचेगा वो है 20,000 बचेगा। तो जो बचा है 20, वो 20 के ऊपर ही जो टैक्स इंपैक्ट है दैट इज 3,600। क्यों किया मैंने 3,600? क्योंकि दिस इज आईजीएसटी समेशन ऑफ सीएनएस। तो 3,600 का अल्टीमेटली इसको क्या करना पड़ेगा पता है, कैश देना पड़ेगा। आईजीएसटी आंसर विल बी 3,600। अगर आप नॉर्मल अपना मेथड लगाओ तो भी आपका आंसर वही आएगा, आई सी और एस। तो यहां पे पहले आउटपुट लिखोगे आप, फिर यहाँ पे आप इनपुट से सेट ऑफ करेंगे, अल्टीमेटली यहाँ पे भी आंसर आईजीएसटी में ही आंसर आएगा। इज इट क्लियर? आप वो भी करके देख लेना, आपको आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप इनपुट आई करोगे, फिर इनपुट सी करोगे, फिर इनपुट एस करोगे, बिकॉज इनपुट एसजीएसटी कैन ओनली बी यूटिलाइज्ड अगेन आईजीएसटी वंस देयर इज नो बैलेंस इन सीजीएसटी लेफ्ट। तो सीजीएसटी में अगर क्रेडिट बैलेंस है तो आपको उसको यूटिलाइज करना पड़ेगा, उसी के बाद आप एसजीएसटी यूटिलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। Pradeep Traders registered in Haryana sold goods for rupees 2,05,000 to Balram Private Limited registered in यूपी। यानी प्रदीप ने बेचा 2,05,000 में, प्रदीप ट्रेडर्स ने बलराम प्राइवेट लिमिटेड को 2,05,000 प्लस जीएसटी में बेचा 5%। एज पर द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट प्रदीप ट्रेडर्स हैज टू डिलीवर द गुड्स एट द फैक्ट्री ऑफ बलराम। मतलब इसके ऊपर फ्रेट चार्जेस भी कौन देगा, प्रदीप ट्रेडर्स देगा। लेकिन इसके लिए प्रदीप ट्रेडर्स हैज चार्ज्ड फ्रेट ऑफ ₹2,400 फ्रॉम बलराम। मतलब इसके ऊपर उसको बलराम से 2,400 भी चार्ज करना है। जीएसटी जो फ्रेट पे लगता है वो है 12% और गुड्स का रेट आपको बोला है 5%। आपको पता होगा इट्स अ कॉम्पोजिट सप्लाई वेयर आई एम गिविंग हिम अ सर्विस ऑफ फ्रेट अलॉन्ग विद द सप्लाई ऑफ गुड्स। कौन दे रहा है, प्रदीप ट्रेडर्स दे रहा है बलराम को। सो द फ्रेट सर्विस विच इज गिवन इज अ कॉम्पोजिट सप्लाई, is an auxiliary supply to the principal supply which is the supply of goods, जिसका रेट क्या है 5%। तो कॉम्पोजिट सप्लाई में अपने वो सप्लाई मानते हैं जिसका एक्चुअली प्रिंसिपल सप्लाई है। तो प्रिंसिपल सप्लाई क्या है 5%। तो आपको अल्टीमेटली क्या करना पता है, आपसे पूछा है नेट जीएसटी लायबिलिटी बताइए जो कैश में पे होगा। तो गाइज इसमें कुछ सोचना ही नहीं है, आपको 2,05,000 का गुड्स का वैल्यू है, उसमें आप चार्ज करोगे फ्रेट 2,400। तो 2,05,000 में मैं 2,400 ऐड करूंगा, उसमें मुझे 2,07,400 मिलेगा और उसके ऊपर जो मैं 2,07,400 मिलेगा उसके ऊपर मुझे 5% के हिसाब से जीएसटी लगाना है। और 2,07,400 पे मैं 5% जो जीएसटी लगाया उससे मुझे मिल जाएगा 10,370, उससे मुझे मिल जाएगा 10,370। तो इन दिस केस व्हाट वुड बी द नेट जीएसटी लायबिलिटी टू बी पेड इन कैश? द सही आंसर विल बी आईजीएसटी 10,370। 5% के हिसाब से आप टैक्स पे करोगे और 10,000 रुपए 370 आपकी आईजीएसटी की लायबिलिटी आएगी। इज इट क्लियर? क्योंकि हरियाणा से सेल हुआ है टू यूपी, बोथ आर इंटरस्टेट, तो इंटरस्टेट होते ही आईजीएसटी की लायबिलिटी आ जाएगी। आपको ये 12% खाली कंफ्यूज करने के लिए दिया था कि आप फ्रेट पे 12 लगाइए और इस पे 12 लगाइए और कॉम्पोजिट सप्लाई आप भूल ही जाइए। तो कॉम्पोजिट सप्लाई आप थोड़ी ना भूलेंगे, वो पॉसिबल ही नहीं है। नेक्स्ट 8 में आते हैं। प्रेम एंड सन्स हैड टेकन जीएसटी रजिस्ट्रेशन on 1st January but failed to furnish GST returns for the next 6 months.
जिसके कारण प्रॉपर ऑफिसर ने उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया 25 जुलाई को एंड सर्व द ऑर्डर फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑन 31 जुलाई। 31 जुलाई को उसको ऑर्डर मिल गया कि अब आप रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया आपका। नाउ प्रेम वांट्स टू रिवोक दी कैंसिलेशन। कैंसिलेशन रिवोक कौन से सेक्शन में होता है गाइस, याद होगा 30 में, और वहां मैंने आपको पढ़ाया था कि 30 दिन के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर 30 दिन के अंदर अंदर आपको रिवोकेशन एप्लीकेशन फाइल करना पड़ता है। आपसे यही पूछा है कि प्रेम कैन फाइल एन एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन व्हेन, ऑन और बिफोर क्या, 31 जुलाई को अगर ऑर्डर पास हो गया तो 30 दिन निकाल लीजिए, 30 अगस्त, तो ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 30 अगस्त तक उसे अपना रेवोकेशन एप्लीकेशन फाइल करना पड़ेगा। ओनली देन ही विल बी लायबल फॉर रेवोकेशन, एल्स ही विल नॉट बी लायबल फॉर एनी रेवोकेशन। पॉइंट 9 में आते हैं, बड़ा सिंपल है। एक्सेक्स रजिस्टर्ड इन दिल्ली परचेज्ड बुक्स फ्रॉम पीसी ट्रेडर्स। ठीक है, मैंने बुक खरीदा पीसी ट्रेडर्स से, मान लीजिए, जो भी यूपी में रजिस्टर्ड है और मैं दिल्ली में रजिस्टर्ड हूं। बुक्स पे जीएसटी एग्जेम्प्ट है जैसा आप सबको पता होगा, लेकिन एक्सेक्स ने ट्रांसपोर्ट किया ये बुक्स फ्रॉम अ गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी विच हैज चार्ज्ड अ फ्रेट ऑफ 9,000 फ्रेट चार्ज किया गया है। जीएसटी पेबल है 5% के केस में ऑन सच जीटीए सर्विसेज। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, आपको पूछा है कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है। देखिए, अगर 5% जीटीए सर्विस है तो आपको कुछ याद आ रहा है, रिवर्स चार्ज। जीटीए अगर किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन को, जीटीए अगर किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन को, जीटीए अगर किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन को, जीटीए अगर किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन को अगर सप्लाई करता है तो सर उस केस में सेक्शन 9(3) के हिसाब से उस रजिस्टर्ड पर्सन पे लायबिलिटी आ जाती है। अगर वो 5% ऑप्ट करता है तो, अगर 12% पे टैक्स चार्ज करे तब नहीं आएगी, लेकिन 12% ऑप्ट नहीं करे तो 5% पे लायबिलिटी आ जाएगी। तो इन दिस केस कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो पहले बोला जीएसटी ऑफ 450 कैसे होगा सर, 9,000 के ऊपर मैं अगर 5% लगाता हूं तो 450 ही आता है। तो जीएसटी ऑफ 450 इज पेबल बाय एक्सेक्स ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस। ये सही तो लग रहा है मुझे, लेकिन आगे एक बार चेक करना पड़ेगा। सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सप्लाई ऑफ जीटीए सर्विस इज अ कॉम्पोजिट सप्लाई वेयर एंड सप्लाई ऑफ गुड्स इज द प्रिंसिपल सप्लाई एंड प्रिंसिपल इज नॉट एन एग्जाम, नो टैक्स। नो, बिल्कुल भी नहीं है सर ऐसा मत सोचना। यहाँ पे ये बेसिकली ये फॉल नहीं करेगा कि प्रिंसिपल सप्लाई एग्जाम सप्लाई है तो इस पर जीएसटी नहीं लगेगा और फ्रेट अमाउंट पे ही, फ्रेट अमाउंट पे जीएसटी नहीं लगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि एग्जाम गुड्स ट्रांसपोर्टेड है, सर्विस प्रोवाइडेड बाय जीटीए ट्रांसपोर्टिंग आर आल्सो बीइंग एग्जाम्ड, ऐसा बिल्कुल भी लॉ में एग्जाम्पशन अभी तक तो नहीं आया। हाँ, कुछ स्पेसिफाइड प्रोडक्ट्स है जिसको अगर जीटीए ट्रांसपोर्ट करता है, जैसे रेलवे, डिफेंस इक्विपमेंट, मिल्क, न्यूज़पेपर्स, ठीक है, कुछ ऐसे आइटम्स है जिसको अगर रेलवेज रेलवेज के थ्रू या जीटीए अगर ट्रांसपोर्ट करता है तो उस पर जीएसटी नहीं लगता, बट बुक्स उसका पार्ट नहीं बनता है तो अकॉर्डिंगली उस पर टैक्स लग जाएगा। जीएसटी ऑफ 450 इज पेबल बाय जीटीए, बिल्कुल गलत, सही आंसर है 450 विल बी पेबल बाय एक्सेक्स ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस। 10th क्वेश्चन आते हैं। कलीम एंड एसोसिएट्स मेड एन एप्लीकेशन फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन इन द मंथ ऑफ मार्च। कैंसिलेशन के लिए अप्लाई कर रहा है क्योंकि बिजनेस बंद हो रहा है, ठीक है, सेक्शन 29 में अप्लाई कर रहा है। इट्स एप्लीकेशन फॉर कैंसिलेशन ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन वाज अप्रूव्ड, मतलब मार्च में अप्लाई किया बट उसका एप्लीकेशन अप्रूव कब हुआ, 14 तारीख को, 14 सितंबर को हुआ। अब कैलीम एसोसिएट्स के केस में आपको पूछ रहा है क्या उसे रिक्वायर है फाइनल रिटर्न फाइल करना, नहीं तो कब, कि नहीं रिक्वायर्ड है, कि अगर रिक्वायर्ड है तो कब, लाइक बेसिकली डेट्स दिए इफ यू कैन सी। सो व्हाट इज द टाइम लिमिट ऑफ फाइनल रिटर्न? इफ यू रिमेंबर जीएसटीआर 10 जो रिटर्न फाइल करते हैं अपने, उसका टाइम लिमिट स्ट्रेट अवे क्या है, 3 मंथ्स, क्या है, 3 months of the date of cancellation or date of cancellation or date of cancellation or whichever is later, ठीक है। तो उसके दिन से आपको 3 months के अंदर अंदर जीएसटीआर 10 फाइल करना है। तो अप्रूव कब हुआ, देखिए हम अप्लाई कर दिया, लेकिन अप्रूव कब हुआ, ऑर्डर कब पास हुआ, 14 सितंबर को, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 months मतलब 14 दिसंबर को आपको अपना फाइनल रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। 14 दिसंबर तक आपको अपना फाइनल रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। दिस इज द लॉ। सो गाइज, दिस इज द एंड ऑफ द एमसीक्यूज, ये मैंने डिस्कस किया। अब मैं आपको फटाफट डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस लेकर चलता हूं। डिस्क्रिप्टिव का आंसर्स ऑलरेडी नीचे दिया हुआ है, मैं आपको समझाऊंगा, मैं आपको मेन पॉइंट्स बताऊंगा और एक बार प्रोविजन रिकॉल करा दूंगा, ठीक है। 11A में आते, देखिए बहुत अच्छा सवाल है 11A। Babla and Bros is exclusively engaged in making exempt supply of goods and is thus not registered. वो रजिस्टर्ड ही नहीं है जीएसटी में, यानी वो एक अनरजिस्टर्ड पर्सन है।
1 अक्टूबर को द एग्जेम्पशन अवेलेबल ऑन इट्स गुड्स गेट्स विड्रॉन। 1 नवंबर को क्या होता है कि उसको जो एग्जेम्पशन मिलता है वो विड्रॉ कर लिया जाता है, ठीक है। एंड दैट इज ऑन दैट डे द टर्नओवर वाज 50 lakhs, ठीक है। तो अब उसे क्या करनी पड़ेगी, रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ेगी। तो गाइज हम लोग सेक्शन 18 में पढ़े थे, आपको एग्जामिन करना था एलिजिबिलिटी ऑफ बाबला एंड ब्रोस फॉर अवेलिंग आईटीसी। अगर आपको याद है सेक्शन 18(1) में हम लोग ने पढ़ा था स्पेशल केसेस फॉर अवेलिंग आईटीसी, दैट इफ अ पर्सन हु वाज नॉट रजिस्टर्ड एंड इज लायबल टू बी रजिस्टर्ड एंड अप्लाइज विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ लायबिलिटी, ही विल बी एलिजिबल टू टेक एलिजिबल इनपुट्स ऑन हिज क्लोजिंग स्टॉक held in closing stock या in finished goods या in work in progress, ठीक है, as on the day immediately preceding the date of his liability to pay tax। तो जिस दिन उसकी liability आती है, जिस दिन उसकी लाइबिलिटी है, मतलब बेसिकली इस केस में लाइबिलिटी आएगी उसको टैक्स देने के लिए, उसी दिन के एक दिन पहले तक उसको सारा क्रेडिट्स मिल जाएगा। लेकिन यहां पे कैपिटल गुड्स का क्रेडिट बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, कैपिटल गुड्स का क्रेडिट बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। अब स्टूडेंट इसमें कंफ्यूजन इसको आ सकता है कि सर ये तो एग्जेम सप्लाई से टैक्सेबल सप्लाई में गए, याद है, स्विच ओवर फ्रॉम एग्जेम स्टेटस टू टैक्स पेइंग स्टेटस। गाइज याद रखना है आपको कि वहां जब एग्जेम से टैक्स पेइंग स्टेटस में जाते हैं तो दोनों केस में एसएससी एक रजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए, तब जाके उसे, अगर वो एग्जाम स्टेटस से टैक्स पेइंग स्टेटस में रह रहा है और तब जाके वो एक पहले से ही रजिस्टर्ड था जीएसटी में, तब सरकार उसे कैपिटल गुड्स का क्रेडिट देती है, वरना नहीं देती। लेकिन ये केस क्या है, अनरजिस्टर्ड था ना, ये क्लियरली बोला है नॉट रजिस्टर्ड। दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड इन दिस एग्जामिनेशन क्वेश्चन, आरटीपी क्वेश्चन। तो अनरजिस्टर्ड से रजिस्टर्ड हुआ तो उसको केस में डेफिनेटली इसका एग्जेम्पशन विड्रॉ नहीं, आई मीन क्रेडिट तो मिल जाएगा बट कैपिटल गुड्स का क्रेडिट नहीं मिलेगा। फिर आपको वो सारे अदर थ्योरी क्वेश्चंस बताने पड़ेंगे, विच यू कैन, अदर आंसर्स बताने पड़ेंगे, विच आई थिंक यू कैन डू इट। मेन क्रक्स इसमें यही था। नेक्स्ट, ममता सेल्स ट्रेड्स इन एग्जाम गुड्स एंड प्रोवाइड्स टैक्सेबल सर्विसेज। देखिए ध्यान से, एग्जाम गुड्स में डील कर रही है और सर्विसेज टैक्सेबल दे रहा है। वो रजिस्टर्ड था जीएसटी में, कैन यू सी दिस, वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, लेकिन 1 अक्टूबर को एग्जेम्पशन विड्रॉ हो गया। अब आप समझे कि सर ये एग्जाम पेइंग स्टेटस से टैक्स पेइंग स्टेटस में आ रहा है, ये दोनों केस में रजिस्टर्ड है, तो यहां पे तो क्रेडिट मिलना ही है, कैपिटल गुड्स का भी मिलना है, क्लोजिंग स्टॉक का भी मिलना है, सब चीज का क्रेडिट मिलना है, ऑब्वियसली सब्जेक्ट टू स्पेसिफाइड कंडीशंस। सो एक थ्योरी क्वेश्चन हमें दिखा स्ट्रेट अवे सेक्शन 18 से, जो जनरली आज तक पूछा नहीं गया। कभी भी मॉक टेस्ट पेपर में इस तरह का सवाल तो मैंने नहीं देखा। आप चाहे मेरा दिव्य जड़ी बूटी बुक निकाल के एक बार क्रॉस चेक करेगा कि क्या इस तरह का सवाल इंस्टीट्यूट ने पहले पूछा है क्या कोई भी पेपर में, तो एक बार जरूर देखिएगा। नेक्स्ट आते गाइस, आपको पूछा एनालाइज द सिनेरियो एंड डिटरमाइन द एलिजिबिलिटी ऑफ ममता सेल्स फॉर अवेलिंग आईटीसी इफ एनी ऑन इनपुट्स कैप गुड्स यूज्ड फॉर सप्लाइंग एग्जाम गुड्स। आपको खाली सिनेरियो एनालाइज करके बताना था, खाली थ्योरी क्वेश्चन था और आपको कुछ नहीं करना था। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। सुहासिनी is a registered software consultant on account of her ill health. She could not provide any services during the month of October. However, she had to incur all the expenses relating to her office. Okay sir, मतलब इस मंथ वो कुछ भी काम नहीं कर पाई, लेकिन उसका खर्चा लग रहा था, सारा ऑफिस एक्सपेंस लग रहा था, और उसने 75,000 दिया अपने सारे वेंडर्स को। टोटल जीएसटी इसमें इन्वॉल्व है 13,500। इस खर्चे में टोटल जीएसटी है, उसके इनपुट्स है 13,500। आउट ऑफ द टोटल बिल्स पेड बाय हर, वन बिल ऑफ 15,000 रिलेट्स टू सिक्योरिटी सर्विसेज अवेल्ड फॉर सिक्योरिटी ऑफ हर ऑफिस। एक जो खर्चा था, एक सिक्योरिटी सर्विसेज था कि जो ऑफिस सिक्योरिटी प्रोवाइड किया गया है सर्विसेज, उसके लिए 15,000 रुपए वो पेमेंट की थी, जिसमें टैक्स लगता है रिवर्स चार्ज बेसिस में। जैसे आपको पता ही है, एनी सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइडेड टू एनी रजिस्टर्ड पर्सन, इन दैट केस उसको जीएसटी में रिवर्स चार्ज देना पड़ता है, रेसिपिएंट को देना पड़ता है। और जीएसटी इस बिल में इन्वॉल्व कितना था, 2700। जीएसटी इस बिल में इन्वॉल्व कितना था, 2700। तो 2700 का जो जीएसटी है दैट वाज इन्वॉल्व इन दिस 15,000 का बिल, मतलब 18% जीएसटी रेट है, वो अपने को उससे मतलब नहीं है, आपको टैक्स अमाउंट दे दिया 2700। नेक्स्ट, Shushani is of the opinion that the month of October no GST is payable from electronic cash ledger as she has sufficient balance of ITC. उसने बोला अरे ये मेरे को जो पेमेंट करना है
मुझे कोई भी कैश लेजर से पे नहीं करना है क्योंकि मेरे पास आईटीसी काफी है फॉर द पेमेंट ऑफ जीएसटी अंडर रिवर्स चार्ज। वेरी 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 कॉमन क्वेश्चन एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाय द एग्जामिनर्स, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत डाउट भी आता है स्टूडेंट को इसमें, और मैं हर बार उनको एक ही चीज समझाता हूं कि रिवर्स चार्ज टैक्स ओनली इन कैश, नो आईटीसी कैन बी यूटिलाइज्ड। Reverse charge tax only in cash, no ITC can be utilized. Reverse charge mechanism only in cash, no ITC can be utilized to pay such tax. इस टैक्स को पे करने के लिए आप आईटीसी यूज नहीं कर सकते, ये रूल है सर। क्यों? क्योंकि इनपुट टैक्स के डेफिनेशन में द टैक्स विच इज, दिस इज एन इनपुट टैक्स गाइस। ये कौन सा टैक्स है? ये इनपुट टैक्स है। ये कौन सा टैक्स है? ये इनपुट टैक्स है। और अगर ये इनपुट टैक्स है, जस्ट 1 मिनट, ये इनपुट टैक्स है, तो अगर ये इनपुट टैक्स है तो आपको ये दिमाग में रखना पड़ेगा कि बहुत सी इनपुट टैक्स है और इनपुट टैक्स का क्रेडिट आपको इनपुट टैक्स के साथ नहीं मिलता है, आउटपुट टैक्स के साथ ही मिलता है। नाउ दिस इनपुट टैक्स हैज टू बी पेड इन कैश एंड देन इसका आईटीसी आप बाद में यूटिलाइज कर सकते हो, इसको क्रेडिट ले सकते हो, बट इसका ये जो आरसीएम का पेमेंट है, रिवर्स चार्ज का पेमेंट हैज टू बी मेड थ्रू कैश लेजर। तो डेफिनेटली सुशासिनी इज नॉट करेक्ट, शी इज रॉन्ग। ठीक है, आपको रीजन समझाना था। नेक्स्ट आइए, फिर आपको एक अच्छा सम, बड़ा सम दे दिया है। देखिए, XY of Kolkata is engaged in supply of goods and services. It pays GST under regular scheme. Following information provided by it for the month of July. पहले इंटरस्टेट सप्लाई हुआ है स्टेशनरी का 2 लाख रुपए का, इसमें IGST आएगा। इंट्रास्टेट सप्लाई हुआ है 500 कॉम्बी पैक्स कंटेनिंग 1 कैलकुलेटर 1 डायरी। सर कैलकुलेटर डायरी बिल्कुल भी कंपोजिट नहीं होगा ये, लेकिन इसमें C+S आ जाएगा। इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ सर्विसेज ऑफ बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट टू शुभ विधि बैंक विद रिस्पेक्ट टू अकाउंट्स इन अर्बन एरिया। ओ अगर ये रूरल होता तो एग्जेम्पशन का सोच सकते थे, बट ये अर्बन है तो ये फुल्ली टैक्सेबल होगा, इस पे भी CGST प्लस SGST लगेगा। ठीक है ना। तो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट याद होगा आपको, अगर कि एजेंट और बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट अगर बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट को सर्विस दे रहे तो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट को जीएसटी देना पड़ता है। यहां पे तो खुद बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक को सर्विस दे रहा है, तो इसमें जीएसटी बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट देगा, और इन दिस केस वो जो सर्विस दिया उस पर C+S लगेगा। नाउ इंटरस्टेट परचेज में यहां पे क्या लगने वाला है? IGST का क्रेडिट, और इसमें भी इंट्रास्टेट सप्लाई यहां देख के लग रहा है ये C+S मिलने वाला है। रिपेयरिंग ऑफ लॉरी यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट गुड्स फ्रॉम वेयरहाउस टू क्लाइंट लोकेशन। Next, the following additional information is provided by XY in relation to the above receipts and payments. 10% of the interstate supply of office stationery are made to unregistered persons. क्या ये मेरे लिए कोई काम का इंफॉर्मेशन है? ये जो ऑफिस स्टेशनरी आपने अनरजिस्टर्ड को सप्लाई किया है, इंटरस्टेट ही किया है ना, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को भी आप करिए, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप IGST तो लगाएंगे ही, बिल्कुल लगाएंगे आप। Each combi pack containing a calculator and diary is priced at 800. एक पैक का प्राइस है 800 रुपया, मतलब ये कौन सा प्राइस हो गया? सिंगल प्राइस। लेकिन कैलकुलेटर और डायरी का इंडिविजुअल प्राइस भी दिया है 700 और डायरी का दिया है 200 रुपीज रिस्पेक्टिवली। तो गाइज मुझे बताइए कौन सा सप्लाई है? सर ये मिक्स सप्लाई है, ये सिंगल प्राइस में डन किया है। 2 supplies made together, not in principle to each other, not a composite supply, artificially bundled, not naturally bundled in the ordinary course of business। तो ये कौन सा सप्लाई होगा? ये मिक्स सप्लाई होगा। और अगर ये मिक्स सप्लाई होगा तो इसमें आप 500 को 800 से तो मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन इसमें हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स वाला, मतलब जो कैलकुलेटर डायरी में जिसका भी हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स है वो रेट ऑफ टैक्स लगेगा। ठीक है, वो नीचे शायद मेंशन होगा, वो अपने देख लेंगे। इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ सर्विसेज ऑफ बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट टू बैंक, ये भी सिंपल है, इसमें कोई खास बात है नहीं, तो ये बात खत्म होगी। हाँ, इनवॉइस ऑफ 40,000 टुवर्ड्स परचेज ऑफ ऑफिस स्टेशनरी इज मिसिंग। ओ माय गॉड, 16(2) कंडीशंस नॉट मेट, तो 40,000 का क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा बिकॉज यू डू नॉट हैव अ टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट। तो इस 1,40,000 में से मुझे
40 माइनस करना पड़ेगा और मुझे अल्टीमेटली किसका क्रेडिट मिलेगा पता है? 1 लाख का ही क्रेडिट मिलेगा, मतलब 1 लाख पे आपको टैक्स निकालना पड़ेगा, 40 पे आपको क्रेडिट नहीं मिल सकता, बिकॉज दैट इज अ not that is violating the condition of section 16 subsection 2, so you will not be getting any I repeat ITC of 40,000. ठीक है, देखो नीचे सारे सर्विसेज में ऑफिस स्टेशनरी कैलकुलेटर 9/9/18 है, लेकिन डायरी का 14 है। तो सर डायरी कुछ याद आ रहा है? कॉम्बी पैक में जो डायरी था ये 14% रेट ऑफ CGST है और ये 9% है, तो हमें ये 14% पे टैक्स करना है, हमें ये 14% पे टैक्स करना होगा, हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स बिकॉज इट इज अ मिक्स सप्लाई। सब ध्यान रखिएगा आप, बाद बाकी सब 9%, ये 9 होगा, ये 9 होगा, ये 9 होगा और ये भी 9 होगा, ठीक है ना? ओके, आपको ओपनिंग क्रेडिट का बैलेंस दिया है। ऑब्वियसली जब आप आईटीसी निकालते हो तो आप तो ओपनिंग आईटीसी प्लस करंट मंथ आईटीसी दोनों को टोटल करके फिर यूटिलाइजेशन चालू करते हो, तो वो दिया नॉर्मल, इसमें कोई बात नहीं है। कंप्यूट द मिनिमम नेट जीएसटी पेबल इन कैश, आपको कैश में बताना है कि आपका नेट जीएसटी पेबल कितना आने वाला है, आपका नेट जीएसटी पेबल कितना आने वाला है ये आपको बताना है। तो चलिए मैं आपको फटाफट इसका एक बार सोल्यूशन डिस्कस कर देता हूं आपके साथ। देखिए अगर आपको याद होगा तो सर 3 सप्लाई था, याद है? एक स्टेशनरी वाला 2 लाख का पूरा, उसमें 10% वाला कोई इन्फॉर्मेशन रेलिवेंट नहीं था, हमने स्ट्रेट अवे इस पे 18% आईजीएसटी लगा दिया। फिर याद है 500 कॉम्बी पैक्स जो 800 का पर प्राइस था, हमने 4 लाख रुपया वैल्यू रखा, वो इंट्रा था, ठीक है। और क्योंकि इसमें 14% वाला टैक्स आएगा क्योंकि ये मिक्स सप्लाई है। कौन सा सप्लाई है? इट इज अ मिक्स सप्लाई, तो 14% ऑफ 4 लाख दैट इज 56,000 आ गया। बाद बाकी जो बैंक बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट की सर्विस थी उसमें भी हम लोग ने 1 लाख पे 9% जीएसटी लगा दिया, तो टोटल 56 प्लस 9 65 और एसजीएसटी 65 और आईजीएसटी 36, ये हमारा टोटल आउटपुट लाइबिलिटी आ गया। बहुत बढ़िया। अब आईटीसी में देखते हैं। आईटीसी में जो ओपनिंग आईटीसी है वो हम लोग ने पहले कंसिडर किया। ओपनिंग आईटीसी सबसे पहले हम लोग कंसिडर किए 55 और 80,000। फिर अगर आपको याद होगा हम लोग ने यहाँ पे 1 लाख का कैलकुलेशन कैसे किया था? 140 का तो टोटल परचेज है, उसमें से 40,000 माइनस किया बिकॉज ऑफ दैट स्टेशनरी जिसका इनवॉइस आपके पास नहीं है, तो आपको अल्टीमेटली 1 लाख, क्योंकि इंटरस्टेट था, आपको इसके ऊपर 18% का क्रेडिट मिलेगा, दैट इज 18,000। फिर आता है रिपेयरिंग ऑफ लॉटरी यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, तो इस पे 9% सीजीएसटी 9% एसजीएसटी, तो 1 लाख के ऊपर अपने को 9% सीजीएसटी लगाना है, 9% एसजीएसटी लगाना है। टोटल आईटीसी 9 + 5 9 + 5 14 और ये टोटल आईटीसी आईजीएसटी 80,000 + 18,000 दैट इज 98,000, तो 98,000 का क्रेडिट आपको यहाँ मिल जाएगा और टोटल आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी आपको सीजीएसटी एसजीएसटी और आईजीएसटी में मिल जाएगा। नेक्स्ट आते हैं अपने कैश पेमेंट में। तो सोचिएगा इस थोड़ा, आप सबसे पहले 98 को यूज करेंगे अगेंस्ट दिस, तो आपका यहाँ पे 36,000 माइनस हो जाएगा, फुल्ली यूटिलाइज्ड, बच गया नील। फिर आपके पास एक्सेस आईजीएसटी कितना है? बिकॉज आईजीएसटी वी हैव टू यूटिलाइज फर्स्ट, दैट यू नो। सर हमारे पास एक्सेस बचा 62, हमारे पास एक्सेस बचा 62। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली, दोनों का आईटीसी अवेलेबल सी और एस का सेम ही है। अब आप ये 62 को चाहो ना तो आप यहां से भी माइनस कर सकते हो, आप एसजीएसटी से भी माइनस कर सकते हो, एनी ऑर्डर एनी प्रपोर्शन, लेकिन अल्टीमेटली आपको ये चेक करना है कि मेरा कैश पेमेंट ज्यादा नहीं आना चाहिए। तो एक बार थोड़ा सा बुद्धि लगाइए, मैं अगर 62,000 एसजीएसटी से माइनस करता हूं तो 3,000 मुझे यहां देना पड़ा, ठीक है। अब इसमें से भी 14,000 मैं यहां माइनस करूंगा कि सीजीएसटी तो सीजीएसटी के साथ जाएगा और एसजीएसटी ये पूरा क्या हो जाएगा, ये पूरा क्या हो जाएगा, बैलेंस जो क्रेडिट है वो इसके साथ पूरा यूटिलाइज हो जाएगा। अरे आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? 62,000 तो आईजीएसटी में आ गया, बैलेंस जो एसजीएसटी 14,000 है ये तो मेरा इस बैलेंस को खत्म कर देगा, करंट 3,000 का बैलेंस को। तो सर अल्टीमेटली क्या होने वाला है कि सीजीएसटी में मुझे पे करना पड़ेगा कितना, 65 में से मैं 14,000 माइनस करता हूं, मुझे पे करना पड़ेगा 51,000, मुझे पे करना पड़ेगा 51,000 और मेरे पास एसजीएसटी का एक्सेस आईटीसी कितना बच जाएगा? सर 3,000 माइनस 14, 3,000 माइनस
14, तो मेरे पास एस जी का आईटीसी बच जाएगा लगभग 11,000। मेरे पास एस जी का आईटीसी बच जाएगा जो मैं कैरी फॉरवर्ड करूंगा लगभग 11,000। ठीक है, आप देखिए इंस्टीट्यूट ने क्या किया, अब आप बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए यही मेन सम होता है गाइस, यही मेन सम होता है। यू नीड टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स, यू नीड टू अंडरस्टैंड। अगर आप ये करते तो आपको एक जगह देखिए कैश ज्यादा देना पड़ता। कहाँ देना पड़ता? सीजीएसटी में देना पड़ता, क्योंकि आपने क्या किया, सीजीएसटी में तो कुछ नहीं किया, सारा आपने एसजीएसटी में यूटिलाइज कर दिया। तो एसजीएसटी में आपका क्रेडिट ज्यादा कैरी फॉरवर्ड हो गया, अल्टीमेटली तो आपका वर्किंग कैपिटल ब्लॉक हो गया। तो आपको ऐसे यूटिलाइज करना पड़ेगा कि आपका क्रेडिट्स भी यूटिलाइज हो जाए और कैश भी कम से कम लगे। तो वो क्या करेंगे उसके लिए आप, तो गाइज इंस्टीट्यूट मतलब वो देखिए आपको थोड़ा सा मैथमेटिकली अलजेब्रा में सोचना पड़ेगा, बट मैं आपको ओवरऑल कॉन्सेप्ट दिखा देता हूँ। और ओवरऑल कॉन्सेप्ट यही है कि अल्टीमेटली आप देखो इसमें एसजीएसटी में 51 यूज हुआ, ठीक है। क्यों किया मैं आपको बताऊं ऐसा। सर आप अगर एसजीएसटी पकड़ रहे हो तो 65 में मेरा एसजीएसटी 14 है, राइट। तो कितना यूज करे कि मेरा आईजीएसटी यहां पे कितना यूज करे कि एसजीएसटी का क्रेडिट जीरो हो जाए। मतलब मैं चाहता हूं कि मेरा एसजीएसटी पूरा यूटिलाइज हो जाए, एटलीस्ट एक क्रेडिट्स को पूरा खत्म कर दीजिए आप। तो वो है मेरा 14,000 एसजीएसटी। तो मैंने क्या किया, मैं 51 मुझे को आईजीएसटी का हेल्प लेना पड़ेगा। तो आपके पास जो 62 बचा उसमें से यू हैव क्लियर्ड 51, यू हैव यूज्ड आईटीसी 51, तो आपके पास एसजीएसटी में बैलेंस कितना आया? 0 आया। नाउ द पॉइंट इज 51 आपने यूज कर लिया एसजीएसटी को क्लियर करने के लिए फॉर आईजीएसटी, तो बैलेंस कितना बचा? 62 में से 51 आप हटाइए तो बैलेंस आपको मिलता है कितना? 11,000। तो 65 में हमने 11,000 माइनस किया। अब उसके बाद मुझे 14 और मिलेगा क्योंकि सीजीएसटी के पास बैलेंस बचा है। तो देखिए आप ध्यान दीजिए गाइस, एक छोटा सा खाली मेथड चेंज करने से मेरा कैश आउटफ्लो कम हो गया। Why? Because in the first case you are entirely utilizing the ITC with CGST or with SGST जो भी, but in this case मैंने proportionately बांटा। और proportionately कैसे बांटते हैं? इस तरीके से बांटो कि CGST SGST में से एक क्रेडिट फुल्ली यूटिलाइज हो जाना चाहिए जो उनका खुद का क्रेडिट है। तो इसमें 14 था तो 65 माइनस 14 का जो गैप है उस गैप को फिल करने के लिए आपको क्रेडिट्स, अभी एसजीएसटी में भी करते 40 तो वो भी सही होता, सीजीएसटी में 40 करते वो भी सही होता, बट 40 इज द करेक्ट आंसर। अगर आप ऐसे करते कि एक में तो क्रेडिट कैरी फॉरवर्ड हो गया और एक में टैक्स ज्यादा आ गया तो फिर आपका आंसर बिल्कुल भी करेक्ट नहीं होता, बिकॉज यू हैव टू एज अ सीए, as a cost accountant, as a company secretary, you have to give the advice the best possible option which is beneficial to him. If you are suggesting an option that should be beneficial to the taxpayer, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना। ओके सर, तो ये था सवाल। अब लास्ट क्वेश्चन अपने आते हैं, I mean second last. Multi Services Private Limited, registered in Punjab, is engaged in supplying a variety of services. Its turnover was 35 lakhs in the preceding financial year. It has provided the following information for the month of April. ठीक है, एक कंपनी है मल्टी सर्विसेज जो कि सर्विस देती है, उसका 35 लाख का टर्नओवर था पुराने साल में, ठीक है। वो आपको ये सारा इंफॉर्मेशन दिया है और आपको पूछा क्या है, टोटल जीएसटी लाइबिलिटी निकाली और 9% टैक्स है, 18% और सारा अमाउंट एक्सक्लूडिंग टैक्सेस है। लेट्स सी, फी फॉर द कोचिंग देखते टैक्सेबल सप्लाई, याद रखिएगा, प्रोवाइडेड टू स्टूडेंट्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। द कोचिंग सेंटर इज रन बाय अ मल्टी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड इन पंजाब। सर, इट इज नॉट अ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, दिस कंपनी is not an educational institution, and since this company is not an educational institution, whatever coaching services they are providing to students, it is fully taxable. और इस पे जीएसटी कितना लगेगा पता है? क्योंकि इंट्रा है तो आपको C+S देना पड़ेगा विच इज 99%। तो 6,24,000 के ऊपर अगर मैं 18% निकालूं तो आई विल बी पेइंग, टोटल मैं बता रहा हूं 1,12,320 रुपया, 1,12,320,
at the rate of 18%. I'm saying this at the rate of 18%. Is it clear? मैं इसको 18% के हिसाब से बता रहा हूं. Just remember this part. I'm saying this for at the part of 18%. तो फीस जो आपने दिया, जो कोचिंग सेंटर ने फीस चार्ज की, फी को कोचिंग सेंटर को फीस दिया, वो 1,12,320 उसमें टैक्स है. तो ये टैक्सेबल सप्लाई है. इज इट क्लियर? ओके. रिसिट फॉर सर्विसेज प्रोवाइडेड इन रिलेशन टू कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन. आपने कोई एग्जामिनेशन कंडक्ट किया प्योरेट यूनिवर्सिटी के लिए जो दिल्ली में है, प्रोवाइडिंग एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय इंडियन लॉ. कुछ याद आ रहा है सर? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के मतलब में 3 लिम्स होते थे: प्री स्कूल एंड एजुकेशन अप टू हायर सेकेंडरी, सेकेंड वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो प्रोवाइड करते हैं एजुकेशन विच इज रिकॉग्नाइज्ड बाय अंडर एनी लॉ, एंड थर्ड होता था वोकेशनल एजुकेशन ट्रेनिंग. तो अपने पढ़े थे कि जो सर्विसेज लेते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, उसमें से एक सर्विस है जो सबके लिए एग्जेम्प्ट है, वो है एडमिशन और कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन. तो यहां पे क्या है बताइए? एग्जामिनेशन कंडक्ट वाली सर्विसेज अगर प्योरेट ले रहा है, प्योरेट अगर ये सर्विस ले रहा है, तो इनसे मल्टी सर्विसेज को जीएसटी चार्ज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है. ये बिल्कुल क्या है? एग्जेम सप्लाई है. इस पे जीएसटी नहीं लगेगा. ये बिल्कुल क्या है? एग्जेम सप्लाई है. इस पे कोई भी जीएसटी आप चार्ज नहीं करेंगे. इज इट क्लियर? यस सर. Amount received for transportation of students and faculty from their residence to Lotus Public School. That's the catch. कि हम लोग ने ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी दिया स्टूडेंट्स के लिए, फैकल्टीज के लिए, ताकि वो घर से अब स्कूल जा सके, जो कि एक हायर सेकेंडरी स्कूल है, और वापस आ भी सके. तो ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज के लिए भी हम लोग ने पढ़ा था कि ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज अगर प्री स्कूल एंड एजुकेशन अप टू हायर सेकेंडरी वाले इंस्टीट्यूशंस को, यानी हम जिस स्कूल से पढ़े हैं वो सब सारे स्कूल्स इसमें आएंगे, उनको दिया जा रहा है ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, तो उस पर भी जीएसटी एग्जेम्प्ट है, उस पर टैक्स नहीं लगेगा. नेक्स्ट, अमाउंट रिसीट फॉर प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी एंड हाउस कीपिंग इन धानी पब्लिक स्कूल. ये भी एक प्री स्कूल है. तो अगर ये प्री स्कूल है तो अगेन ये क्लॉज 1 वाले एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में गिरेगा. इनके लिए भी हाउस कीपिंग सर्विसेज क्या है? एग्जेम्प्ट है. तो यानी सर इसमें खाली एक ही टैक्सेबल सप्लाई है, फीस फॉर कोचिंग सर्विसेज, बाद बाकी कोई भी टैक्सेबल सप्लाई नहीं है. सो यू कैन जस्ट सी देयर आंसर. इट इज़ वेरी सिंपल. टेबल बनाया हुआ है, वैल्यू सीजीएसटी एसजीएसटी कर दिया, ये मैंने टोटल में आपको लिख दिया था. अब इसका ब्रेकअप के हिसाब से करोगे, बाद बाकी सब कुछ क्या है? 0 0 0 0. तो टोटल टैक्सेबल सप्लाई भी क्या हो जाएगा? सीजीएसटी का जो अमाउंट पहले आया था, एसजीएसटी का अमाउंट जो पहले आया था, वही आपका टोटल टैक्सेबल supply of services बन जाएगा. Is it clear? Okay sir. The last question of the IDT part is the due date for payment of tax by a person paying tax under section 10. मतलब composition scheme में जो due date होता है payment tax करने का under section 10, that is a composition supplier is aligned with the due date of return to be filed by the said person. Wow, what a good question. इन्होंने बोला कि जो नॉर्मली देखिए हम जानते हैं कि नॉर्मल टैक्स पेयर्स के लिए ड्यू डेट ऑफ रिटर्न इज ड्यू डेट ऑफ टैक्स, ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स. जैसे 20th ऑफ द नेक्स्ट मंथ इज द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स ऑफ द प्रीवियस मंथ. बट इन केस ऑफ कॉम्पोजिशन स्कीम वी नो दिस इज नॉट द केस. दे फाइल एनुअली रिटर्न, मतलब उन्हें GSTR 4 फाइल करना पड़ता है ईयरली, दैट इज 30th April ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर. बट दे ऑल्सो हैव टू फाइल अ क्वार्टरली स्टेटमेंट CMP, ठीक है, 08. They have to file a quarterly statement CMP 08 within 18th of the following month of the next quarter. यानी उन्हें quarterly tax pay करना पड़ता है. So in this case, their due date of payment of tax is not at all aligned with in due date of return in case of composition scheme. So this is definitely not correct statement. तो आपको properly explain करके समझाना पड़ेगा कि CMP 8 है, GSTR 4 है, 18th है, 30th April है. Accordingly, you will say that the time is not the same. It is not aligned with the due date of return because the return due date is different and the payment due date is different, which is to be filed, which is to be paid along with the filing of a quarterly statement, that is CMP 08. So that's it guys. Again I hope आपको ये easy लगा होगा. और MCQ तो डेफिनेटली देखिए बहुत अच्छा लगा मुझे. MCQ में तो कोई डाउट ही नहीं है. MCQ was a very nice, बहुत अच्छे अच्छे सवाल थे MCQ के. तो गाइज दिस वॉज द एंड ऑफ द इनडायरेक्ट टैक्स पार्ट. ओके, ये अपने IDT यहाँ तक डिस्कस कर लिए. सो दैट्स इट फॉर IDT. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डायरेक्ट टैक्स भी डिस्कस करेंगे. ठीक है, थैंक यू सो मच
and see you very soon.